एक और हफ्ता गया है बीत, सुपरमैन की कॉस्ट्यूम नहीं हो रही है फीट, तो लेकर आए हम सुपर सैटरडे का एक और एपिसोड, क्योंकि ये है इस चैनल की रीत। तो बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ। मार्वल के लेटेस्ट विलन ट्विस्ट के साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन में पनिशर के लॉन्ग अवेटेड एमसीयू डेब्यू के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार है। नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज में द पनिशर की रोल जॉन बर्नथल ने निभाई थी और ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर था कि बर्नथल को अपना स्पिन ऑफ शो भी मिल गया था। अब एको के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि किंगपिन ने मेयर पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने के इरादे बना लिए हैं एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हुए हम बोल सकते हैं कि पनिशर की वापसी एमसीयू में बिल्कुल सही समय पर हो रही है, क्योंकि पनिशर की ब्रुटैलिटी उसे किंगपिन के करप्शन को खत्म करने के लिए पूरी तरह से वेल इक्विप्ड कैरेक्टर बनाती है, जो क्राइम का जवाब गोलियों से देने में भरोसा रखता हो। पनिशर की यही ब्रुटैलिटी एक नई सेट वीडियो में क्लियरली दिखाई दी है, जिसमें फ्रैंक एक नए मार्वल हीरो को शूट करते हुए दिख रहा है। अब पनिशर एक हीरो पे गोली क्यों चलाएगा, ये बात तो हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ्रैंक की यही ब्रुटैलिटी उसे बाकी एमसीयू हीरोज के अगेंस्ट भी खड़ा कर सकती है, जिसमें स्पाइडरमैन जैसे बाकी स्ट्रीट लेवल हीरोज भी शामिल हो सकते हैं। और मे बी अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में हमें डेयरडेविल और पनिशर दोनों दिखाई दे, और मे बी ये भी हो सकता है कि इन तीनों के बीच थोड़ा सा सिविल वॉर जैसा सिचुएशन भी बन जाए। सैम विल्सन 2025 की अपकमिंग मूवी ब्रेव न्यू वर्ल्ड के थ्रू एमसीयू में लौटने के लिए तैयार है, जो एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका के रूप में उनकी थिएट्रिकल डेब्यू होगी। अब एम्पायर की वेबसाइट में रिसेंटली एंथनी मैकी के सैम विल्सन की बिल्कुल नई कैप्टन अमेरिका कॉस्ट्यूम की नई पिक्चर रिलीज हुई है। इसमें नए कॉस्ट्यूम को अब तक का सबसे अच्छा लुक मिला है, जो 2014 के कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के स्टीव रॉजर्स के स्टेल्थ सूट से मिलता जुलता लग रहा है। अब सैम विल्सन के चेस्ट पर बने ट्रेडमार्क स्टार ये साबित करता है कि दुनिया ने इस नए कैप्टन अमेरिका को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये नया सूट ब्रेव न्यू वर्ल्ड के प्लॉट के बारे में भी इशारा कर सकता है। स्टीव रॉजर्स के द विंटर सोल्जर सूट और सैम विल्सन की नई कॉस्ट्यूम के बीच की सिमिलैरिटीज ब्रेव न्यू वर्ल्ड में द विंटर सोल्जर के एलिमेंट्स के रिपीट होने का इशारा कर सकती है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को सही से जारी रखने का बहुत प्रेशर है, इसलिए विंटर सोल्जर के सिविल वॉर वाले एलिमेंट्स को दोहराना डेफिनेटली मूवी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। एमसीयू के लिए डिज्नी की रिलीज शेड्यूल में हाल ही में बिहाइंड द सीन्स हुए बदलाव के बाद शांग-ची 2 एक्टर सिमु लियू ने अपने सीक्वल के बारे में उभरते डाउट्स को क्लैरिफाई कर दिया है। हाल ही में टुनाइट शो विद जिमी फैलन के अपीयरेंस के दौरान एमसीयू स्टार से नए शांग-ची 2 के बारे में पूछा गया था, क्योंकि उसके सीक्वल पर अब तक बहुत कम अपडेट्स रिलीज हुए हैं। हालांकि उनके पास इस बारे में कोई स्पेसिफिक अपडेट्स नहीं थी कि फिल्मिंग कब शुरू होने वाली है, लेकिन लियू ने शांग-ची 2 के प्रोडक्शन के बारे में एलैबोरेट करते हुए कहा कि वो और उनके डायरेक्टर दोनों ही सीक्वल के लिए काफी एक्साइटेड है। शांग-ची मूवी फेज 4 की सक्सेसफुल मूवीज में से एक थी और इस हीरो के पास दूसरे मार्वल प्रोजेक्ट्स में कैमियो अपीयरेंसेस की भी पोटेंशियल है, पर अब तक ऐसा होते हुए तो हमें नहीं दिखा है। एंड गेम के बाद एमसीयू में वीएफएक्स और स्टोरी राइटिंग के मुद्दों पर हुए कंप्लेंट्स को देखते हुए फेज 4 के इस सक्सेसफुल कैरेक्टर की एब्सेंस कमर्शियली भी एंड प्लॉट वाइज भी थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है, नहीं? लेकिन थोड़ा सा डिप्रेसिंग तो है ही, बट ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर शांग-ची 2 को फेज 6 तक धकेल दिया जाए या फिर मल्टीवर्स सागा के क्लाइमैक्स के बाद फेज 7 में ही वापस लौटे। देर आए पर दुरुस्त है। जियानकार्लो एस्पोजितो को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फाइनली कास्ट किया गया है। सीसीएक्सपी मैक्सिको में एक पैनल के दौरान एस्पोजितो ने कंफर्म किया कि वो एक मिस्टीरियस रोल में एमसीयू में शामिल हो चुके हैं। मिस्टीरियस। अब एक्टर ने यह भी कंफर्म किया कि लाखों फैंस के उम्मीदों के बावजूद वो चार्ल्स एक्जेवियर का रोल नहीं निभाने वाले। एस्पोजितो ने कहा है कि उनका कैरेक्टर जल्द ही स्क्रीन में दिखाई देने वाली है और उनकी कास्टिंग हमारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर जाएगी। मेरा तो मानना है कि ये ब्लू मार्वल जैसा रोल है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी ऑप्शन भी हो सकता है। ये कैरेक्टर एस्पोजितो की पिछली कुछ रोल्स की तरह भी स्ट्रॉन्ग विल पावर और इंटेलिजेंस वाला है, और जियान कार्लो की एक्टिंग इस कैरेक्टर को अच्छे से जस्टिफाई कर सकती है। और मे बी ऐसे भी हो सकता है कि आई एम जस्ट सेइंग, एस्पोजितो को कैंग द कॉन्करर और उनके वेरिएंट्स के रोल में कास्ट किया गया, क्योंकि जोनाथन मेजर्स की तरह ही हर वेरिएंट को यूनिक बनाने के लिए जरूरी एक्टिंग स्किल्स जियान कार्लो के पास भी है। तो मेरे दोस्तों, अब देखना ये बाकी है कि ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल जैसे इंप्रेसिव सीरीज में विलन्स रहने के बाद जियान कार्लो की एंट्री एमसीयू में किस फॉर्म में होती है। मिस्टीरियस। रायन रेनॉल्ड्स का वेड विल्सन फाइनली एवेंजर्स के सेम टाइमलाइन में एग्जिस्ट करने के करीब पहुंच रहा है, और डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद उसकी एमसीयू में परमानेंट एंट्री होना कंफर्म्ड है। केविन फाइगी ने हाल ही में एम्पायर के एक नए कवर पीस में टीज किया है कि डेडपूल और वुल्वरीन मल्टीवर्सल ट्रैवल के थ्रू एमसीयू को बड़े स्केल पर बदलने वाले हैं। अभी तो टाइम ही बताएगा कि फाइगी के कमेंट्स का क्या मतलब है, पर यह सवाल उठता है कि क्या आगे चलकर एमसीयू मल्टीवर्स के लिए ये बदलाव कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
क्योंकि मीडिया के थ्रू ये क्लियर कर दिया गया है कि डेडपूल एंड वुल्वरिन के कैरेक्टर्स में पिछले एक्समैन और फॉक्स मार्वल मूवीज के कुछ रिटर्निंग कैरेक्टर्स भी शामिल होंगे। तो ऐसे में डेडपूल एंड वुल्वरिन के बाद एक्समैन सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरी तरह से खत्म होते देखना किसी सदमे से कम तो नहीं होगा ना। अब क्योंकि एमसीयू मार्वल स्टूडियोज के तहत एक्समैन फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के लिए रेडी है, इसलिए फॉक्स के यूनिवर्स की कंटिन्यूटी का ऑफिशियली एंड होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज का अंत कभी ना कभी आता है। जैसे आज जो आपके स्कूल के या कॉलेज के दोस्त हैं, जो लम्हे हैं, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे और रह जाएंगी तो बस यादें और एक रिबूटेड यूनिवर्स। ये भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर डेडपूल मूवी का इंपैक्ट सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स पे हो, क्योंकि एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स बनने के चांसेस काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। तो मूवी के लिए सबका एक्साइटेड होना तो जायज है, बट हाँ, इस मूवी के बाद आपके कई सारे फेवरेट कैरेक्टर्स को आउटराइट सिनेमैटिक यूनिवर्स से हटा दिया जाए, उसके शौक के लिए प्रिपेयर्ड रहना। क्योंकि शौक के लिए तो मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था जब मैंने देखी ये फोटो। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी प्रोडक्शन के आखिरी महीनों में पहुंच चुका है और जेम्स गन ने ऑफिशियली सुपरमैन के कॉस्ट्यूम को रिवील कर दिया है। पिक्चर से ये क्लियर है कि नया सूट कॉन्सेप्चुअली स्पैंडेक्स और आर्मर का मिक्सचर करने जा रही है, जो सुपरमैन के डीसी रीबर्थ वाली कॉस्ट्यूम जैसी होगी। ये देखते हुए कि पिक्चर में एश शील्ड कितना मैला दिख रहा है, ये एंटायरली पॉसिबल है कि मूवी उस पॉइंट से स्टार्ट होगी जहां क्लार्क केंट ऑलरेडी कई बैटल्स में उलझ चुका होगा। शायद ये दाग अच्छे हैं, नहीं? गन की ये फोटो से ऐसा लगता है कि कॉरन स्वेट का ये सुपरमैन अपने ट्रेडिशनल ट्रंक्स पहनने जा रहा है। यस, ट्राउजर्स के ऊपर चड्डी स्टाइल इज बैक। सुपरमैन की एक और क्लासिक ट्रेड जिसे उन्होंने कॉरन स्वेट्स के साथ इंक्लूड किया, वो है सुपरमैन की हेयर स्टाइल और उसकी कर्ल, जिसे बहुत से डीसी फैंस हमारे मैन ऑफ स्टील पे देखना पसंद करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि सुपरमैन के पीछे मेट्रोपोलिस में कोई एलियन अटैक प्रोसीड होता नजर आ रहा है। अब हमारे पास ये तो कंफर्मेशन है कि लेक्स लूथर को डीसी स्टूडियो के अपकमिंग सुपरमैन का एक प्राइमरी एंटागनिस्ट कंफर्म किया जा चुका है, पर सुपरमैन कॉस्ट्यूम के नए रिवील ने डीसी यूनिवर्स रिबूट के लिए एक और डेंजरस विलन को ऑलरेडी टीज कर दिया है। कई लोगों ने यह थ्योरी दी है कि डीसी कॉमिक्स का ब्रेनियक सुपरमैन में एक विलन के रूप में दिखाई दे सकता है, और डेविड कॉर्नस्वेट की कॉस्ट्यूम का रिवील इन पॉपुलर थ्योरी का सपोर्ट करती दिख रही है, क्योंकि सुपरमैन के नए कॉस्ट्यूम की बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली ये कॉस्मिक रे ब्रेनियक के वायलेट एंड ग्रीन कलर स्कीम से फिट बैठती है, और डीसीयू के अपकमिंग रिबूट में इस विलेन के अपीयरेंस के चांसेस दिख रहे हैं। अब ये पॉसिबल है कि सुपरमैन मूवी ब्रेनियक को डीसीयू के फ्यूचर में सुपरमैन और अर्थ के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनाने का स्टेज सेटअप कर सकती है, और शायद उसे नए जस्टिस लीग टीम के विलन के रूप में भी एस्टैब्लिश कर सकती है। तो चाहे कुछ भी हो, ये देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आफ्टर ऑल दीज इयर्स हम एक नया फ्रेश सुपरमैन विलन स्क्रीन में देखने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, है ना? क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। बट हाँ, बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। सुपरमैन सूट के रिवील ने डीसी फैंडम को क्लियरली डिवाइड कर दिया है। यप, गन ने अपनी सोशल मीडिया पर सुपरमैन कॉस्ट्यूम का रिवील का पोस्ट होने के अगले दिन क्ले स्टॉप, जिन्होंने मैन ऑफ स्टील पर सेकंड यूनिट के डायरेक्टर के रूप में काम किया था, उन्होंने ट्विटर पर कमेंट करते हुए कॉरन स्वेट के सूट को क्रिटिसाइज किया है। सच में क्रिटिसाइज। उन्होंने कहा कि सोली लेआउट के नजरिए से बात करें तो सुपरमैन का जूता पहनने का पोज, सूट के चेस्ट और आर्म्स को बल्कि और रबड़ी दिखा रखा है इस पूरे इमेज में, जो आप सामने देख सकते हो। अब जैसे कि स्टॉप ने कहा, सुपरमैन कॉस्ट्यूम का ये वर्जन दूसरे लाइव एक्शन वर्जन्स की तरह बॉडी से उतना टाइटली फिट नहीं है, और गन की मूवी एक अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गन आने वाले वीक्स में कॉरन स्वेट के साथ किसी दूसरे लोकेशन पर कोई सीन शूट करेंगे, और उसकी फोटोज भी क्या हम फैंस के सामने रिवील करेंगे। अब शायद बिहाइंड द सीन्स की और फ्यूचर में आने वाली पिक्चर्स इन निराश फैंस का भरोसा जीतने में केपेबल हो, हू नोस, राइट? तो डीसी से नाराज चलना तो फैंस का एक ट्रेंड है ही, पर अब हम आगे बढ़ते हैं हॉलीवुड में, जहां फैंस से नाराज चलना भी एक ट्रेंड बन चुका है। अब नई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी को एक बड़ा अपडेट मिला है, जिसमें इसके टाइटल और डायरेक्टर की कंफर्मेशन की गई है, और ये रिवील किया गया है कि ये एक प्राइमरी ट्रिलॉजी कैरेक्टर के इर्द गिर्द फोकस्ड होगी। वार्नर ब्रोस अब एक नई मूवी के साथ टॉल्किन यूनिवर्स में दोबारा लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन पीटर जैक्सन करने जा रहे हैं, जो 2026 में रिलीज होने वाली है। अब हाल ही में हुई एक इंटरव्यू में सीईओ डेविड जास्लाव ने अपकमिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के बारे में नई जानकारी शेयर की, जिसमें रिवील हुआ कि मूवी का टाइटल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द हंट फॉर गोलम है। गोलम के एक्टर एंडी सर्किन्स, जो कि बाय द वे बहुत टैलेंटेड है, इस मूवी का डायरेक्शन करेंगे और पॉसिबली अपनी एस्टैब्लिश्ड रोल को दोहराने जा रहे हैं। वैरायटी मैगजीन में हाल ही में खुलासा हुआ है कि स्टेलोन द्वारा रॉकी मूवी बनाने की जर्नी पर एक मूवी डेवलप होने जा रही है, मतलब अ मूवी अबाउट मेकिंग अ मूवी, इंसेप्शन अबाउट इंसेप्शन, राइट? खैर, इस मूवी का नाम आई प्ले रॉकी होगा और इसका डायरेक्शन पीटर फेरेली करने जा रहे हैं। ये स्टेलोन के रॉकी के दिनों से भी बहुत पहले की ओरिजिन्स एक्सप्लोर करेगा, जब वो एक स्ट्रगलिंग हॉलीवुड एक्टर थे और स्पीच इम्पेडिमेंट और फेशियल पैरालिसिस से लड़ रहे थे।
ये मूवी स्टेलॉन के एक स्ट्रगलिंग एक्टर से लेकर रॉकी में काम करने तक की कहानी पर बेस्ड होगी। रॉकी की कहानी से सिमिलैरिटी के कारण स्टेलॉन के करियर का ये हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। रॉकी बाल्बोआ खुद एक अंडरडॉग होता है जो ओवरवेलमिंग ऑड्स के बावजूद फेम हासिल करता है, जस्ट लाइक स्टेलॉन हिमसेल्फ। आई प्ले रॉकी स्टेलॉन के करियर को सेलिब्रेट करने वाली अकेली मूवी नहीं है। पिछले साल नेटफ्लिक्स में स्लाई रिलीज की थी, जिसमें एक्टर के लगभग 50 साल के करियर को कवर किया जा चुका था। सो एक मूवी पे बनी मूवी बेसिकली एक प्रीक्वल है एक डॉक्यूमेंट्री की, जो एक मूवी स्टार के मूवीज की मूवी मेकिंग। फक, क्या चल रहा है यार? ओके, अब जैसा कि हमने देखा कि ड्यून पार्ट 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स पेश किए गए थे, जिनमें पॉल की बहन आलिया के रूप में टेलर जॉय का एक सरप्राइजिंग कैमियो भी शामिल था। ड्यून पार्ट 3 के डेवलपमेंट की कंफर्मेशन तो हो गई है, और डायरेक्टर ने वैरायटी के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में टीज किया है कि टेलर जॉय अपकमिंग सीक्वल में आलिया के रूप में वापस आएंगी। अब अपकमिंग मूवी ड्यून मसाया किताब की इवेंट्स का अडेप्टेशन होगा, जिसमें आलिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जैसा कि ड्यून 2 के इवेंट्स के दौरान रिवील हुआ था, आलिया फुली डेवलप बेने जेसेरेट पावर्स के साथ पैदा होगी, जो उसके आगे आने वाले इवेंट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए रेडी करेगी। आलिया अपने भाई की मेजर कंपेनियंस में से एक बन जाएगी और पॉल को एक गैलेक्टिक होली वॉर शुरू करने में गाइड करेगी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जो पॉल अपने विजन्स में देखता है। अब अनफॉर्चुनेटली ड्यून 2 से जुड़े सारे लोग अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए हैं, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, जिन्होंने फिलहाल एक दूसरी मूवी के डायरेक्शन का काम उठा लिया है, आयान मुखर्जी जैसे। अब अगला पार्ट शुरू करने के लिए सभी कास्ट मेंबर्स और प्रोडक्शन टीम को फिर से इकट्ठा होने में 2-3 साल तो लग ही सकते हैं। रिडिक की 2013 की रिलीज के बाद फाइनली रिडिक की 4th मूवी रिडिक फूरिया की अनाउंसमेंट हो चुकी है। द रैप ने रिडिक फूरिया की फिल्मिंग के शुरू होने का कंफर्मेशन किया है, जो अगस्त में शुरू होगी और जर्मनी, स्पेन और यूके जैसे कंट्रीज में शूट की जाएगी। जबकि रिडिक 4 की कोई भी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, पर मूवी के लिए एक समरी ऑफिशियली रिवील जरूर की गई है। रिडिक 4 की स्टोरी इस एंटी हीरो के अपने कंट्री फूरिया लौटने के जर्नी को फॉलो करेगी, जहां उसको अपने साथी फूरियंस एक एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ते हुए मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंगली, रिडिक 4 की फिल्मिंग शुरू होने की डेट डिसाइड के बावजूद मूवी की अभी तक कोई रिलीज डेट नहीं है। लगता है कि ये लोग खलेशी छोरा ड्वेन जॉनसन को इन्वॉल्व करने वाले। अगर आप लोगों ने पिछली सुपर सैटरडे की वीडियो देखी तो यू जस्ट नो। खैर, ये तो हम फैंस के साथ एक खिलवाड़ ही हुआ ना। हाँ, पर खिलवाड़ में पता है क्या बुरा नहीं लगता, जब खिलवाड़ एक गेम के साथ हो। अब गेम की अगर बात कर ही रहे हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज फाइनली एक्सबॉक्स गेम पर आ सकती है, लेकिन इसमें एक कैविएट हो सकता है जो हमारे गेमर्स को पसंद ना आए। जब से माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिजार्ड को एक्वायर किया है, तब से एक्सबॉक्स गेम पास के सब्सक्राइबर्स ये इंतजार कर रहे हैं कि गेम पास रोस्टर में सीओडी फ्रेंचाइज की कब एंट्री होगी, लेकिन ये अभी तक होती नहीं दिख रही है। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट में ये बहस काफी समय से चल रही है कि क्या नए कॉल ऑफ ड्यूटी टाइटल से आने वाली रेवेन्यू सीओडी के गेम पास रिलीज की वजह से कम हो जाएगी, तो क्या सीओडी का इंक्लूजन कमर्शियली वाइबल होगा भी या नहीं। खैर, रिपोर्ट में कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने गेम पास अल्टीमेट का प्राइस बढ़ाने का सोचा है, ताकि गेम पास पर कॉल ऑफ ड्यूटी टाइटल्स के लॉन्च करने से होने वाले लॉस की कुछ हिस्से की भरपाई कर पाए। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स गेम पास में सीओडी सीरीज को शामिल करने की वजह से सब्सक्राइबर फीस बढ़ा देती है, तो ये उन गेमर्स को डेफिनेटली डिसअपॉइंट कर सकता है जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में कोई इंटरेस्ट ना रखते हो। पर आपका क्या ख्याल है इसमें? वुड यू लाइक टू पे अ बिट मोर टू बी एबल टू एंजॉय सीओडी एंड एक्सबॉक्स या नहीं? खैर, अगली न्यूज ये कंफर्म होने के बाद कि निंटेंडो स्विच का अगला कंसोल मार्च 2025 से पहले रिवील किया जाएगा। हाल ही में एक लीक से पता चला है कि यूजर्स इस हाइब्रिड कंसोल से कैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि स्विच 2 पॉसिबली परफॉर्मेंस के मामले में सोनी के प्ले स्टेशन या फिर माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स को टक्कर तो नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कम से कम निंटेंडो के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट जंप होगा। सेंट्रल लीक्स ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि स्विच 2 में 256 GB इंटरनल स्टोरेज और 12 GB रैम होगी, जो 2 6 GB DDR5 मॉड्यूल्स में स्प्लिट होगी। लेकिन इन सब से मुझे क्या, मेरा तो पीसी 4 GB का है। खैर, इसके अलावा कंसोल हैंडहेल्ड मोड में मल्टीप्लेयर गेम खेलने वालों के लिए एक बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ आएगा। अब ये लीक सही साबित होगी या नहीं वो तो टाइम ही बताएगा, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि निंटेंडो को हैंडहेल्ड कंसोल्स के मार्केट में टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। वॉल्व की स्टीम डेक हो या फिर लेनोवो लीजियन और ROG Ally जैसी थर्ड पार्टी मशीन्स के लॉन्च के साथ स्विच 2 के पास इस मार्केट में अपनी पकड़ जमाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन अगर आप ऐसे पॉप कल्चर रिलेटेड न्यूज़ में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, हम आपको सर आंखों में बिठा के रखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। एक नए लीक से पता चला है कि निंटेंडो के अपकमिंग कंसोल स्विच 2 के लिए नए पोकेमॉन टाइटल्स को पहले ही ग्रीन लिट कर दी गई है।
निंटेंडो के सीईओ शुंतारो फुरुकावा ने कंफर्म किया कि इस साल के एंड में निंटेंडो स्विच के सक्सेसर का रिवील किया जाएगा और कई लोग अब ये देख रहे हैं कि इसके लिए कौन से गेम्स डेवलप किए जा रहे हैं। ट्विटर पर सेंट्रोलिक्स ने रिपोर्ट किया है कि स्विच 2 के लिए 3 पोकेमॉन टाइटल्स पर काम चल रहा है, पर सेंट्रोलिक्स ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की कि कौन से टाइटल्स पर काम चल रहे हैं। एक टाइटल जो पहले से ही डेवलपमेंट में है वो है पोकेमॉन लेजेंड्स Z2A, जिसकी अनाउंसमेंट फरवरी में की गई थी और 2015 में लॉन्च होने की उम्मीद है। स्विच 2 पर पोकेमॉन टाइटल्स के लिए सबसे सही ऑप्शन जेन 10 होगा, जिसके बारे में रूमर्स है कि इसे पोकेमॉन की 30th एनिवर्सरी पर 2025 या 2026 में रिलीज किया जाएगा, जो स्विच 2 की रिलीज से कोइंसाइड कर सकती है। अब स्विच 2 पर पिछले पोकेमॉन गेम्स का रीमेक्स आना भी पॉसिबल है, जिसमें लंबे समय से डेवलपमेंट रूमर्स में फंसी पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट जैसे गेम्स भी शामिल है। अगर स्विच 2 की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के बारे में रूमर्स सही है तो कंसोल के लॉन्च पर फ्रेंचाइजी की एक इंप्रेसिव गेमिंग लाइब्रेरी अवेलेबल होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। हैशब्रो ने जीआई जो फ्रेंचाइजी को गेमिंग स्पेस में रिवाइव करने के लिए बैटमैन आर्कम के डेवलपर्स के साथ मिलकर एक नए AAA प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। फॉर्मर वार्नर ब्रोस के डेवलपर एम्स कार्शेन के डेवलपमेंट स्टूडियो एटॉमिक आर्केड ने अनाउंस किया है कि पब्लिशर विजार्ड्स ऑफ द कोस्ट से परमिशन मिलने के बाद प्रोजेक्ट कंसेप्ट फेज से प्री प्रोडक्शन फेज में चली गई है। एटॉमिक आर्केड का जीआई जो गेम स्नेक आइस पर बनने जा रहा है, जो जीआई जो के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, जिसके स्किल सेट में स्टेल्थ, मार्शल आर्ट और मास्टर स्वॉर्ड्समैनशिप शामिल है। ये एक नोन फैक्ट है कि जीआई जो फ्रेंचाइजी बीते सालों में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है जितनी वो पहले थी। फ्रेंचाइजी की तीनों मूवीज मॉडर्न ग्लोबल ऑडियंस के साथ रेजोनेट नहीं कर पाई और कमर्शियल फेलियर्स रही हैं। अब एटॉमिक आर्केड को इस फ्रेंचाइजी की खस्ते हालत को गेमिंग के थ्रू दोबारा पॉपुलर करने पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। कार्शेन ने बताया है कि जो लोग 80s और 90s में इस फ्रेंचाइजी के साथ बड़े हुए थे वो अब ग्रोन अप्स बन चुके हैं, यानी कि उनकी एज बढ़ गई है और वो ऐसी AAA गेम्स के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। इसीलिए इस एज ग्रुप को टारगेट करना फ्रेंचाइजी को बड़े पैमाने पर वापस लाने का एक तरीका हो सकता है। अब एक वेल रिटन कहानी और आर्कम जैसी गेम प्ले मॉडर्न गेमिंग ऑडियंस के साथ साथ ओजी फैंस को भी फ्रेंचाइजी की तरफ दोबारा अट्रैक्ट कर सकती है। हालांकि लाइसेंस्ड आईपी के साथ इस डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये तो क्लियर है कि एटॉमिक आर्केड की टीम इसे उतनी ही मेहनत से क्राफ्ट करेगी जितनी मेहनत से उन्होंने बैटमैन आर्कम को बनाने में की थी। तो ये तो थी इस वीक के कुछ पॉप कल्चर न्यूज। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका भी सैटरडे अब बन चुका होगा एक सुपर सैटरडे। नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सुपर प्रणाम।